है ना, जितने भी हमने टाइप्स बताए सब। जी सर जी। हाँ हाँ, है ना। तो ये सब ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो टाइप्स मैंने बताया था, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो आपको सबको आपस में कंपेयर करके देखिए, किसी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी में कंफ्यूजन होता है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सही जोड़ी मिला में आया है सर ये। आता है ना, आता है। और अभी बताऊंगा ना, ये भी आता है। ठीक है, तो ठीक इसमें से सर। भी एक क्वेश्चन पक्का होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, फिर उसके बाद ना सारे क्वेश्चन आपसे बनते जाएंगे। सबका ना मीनिंग पता होना चाहिए जो टाइटल है उसका। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है ना, उत्पादन अवधारणा। कुछ लोग आए ज्वाइन नहीं किए क्लास पर भी। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपना रिकॉर्डिंग देख लेंगे, है ना। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो विपणन करता है यहाँ, या फिर बोल सकते हैं जो कंपनी है, वो क्या करते हैं, केवल उत्पादन पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और उनको ये लगता है कि जितना ज्यादा हम उत्पादन करेंगे, है ना, मास प्रोडक्शन करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है, उत्पादन का जो लागत है वो कम आएगा, और जो सस्ती जो वस्तु होगी उसको लोग ज्यादा पसंद करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि कस्टमर उन प्रोडक्ट को पसंद करते हैं जो कि बाजार में इजिली अवेलेबल हो और सस्ती हो, है ना। तो इस धारणा को ध्यान में रखते हुए वो ज्यादा उत्पादन करने में लगे रहते हैं, है ना। इसी धारणा को क्या बोलते हैं, उत्पादन अवधारणा बोलते हैं ना, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे ये माना जाता है कि कंज्यूमर विल प्रीफर द प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव, है ना। तीसरा उदाहरण ये माना जाता है कि जो उपभोक्ता है ना, उनको जो सबसे ज्यादा जो सामान अवेलेबल होगा बाजार में उपलब्ध होगा, और जो सस्ती होंगी उनको जो उपभोक्ता वो पसंद करेंगे, है ना। तो इसीलिए जो मैनेजर्स होती हैं मास प्रोडक्शन पे लग जाते हैं, है ना। तो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट कम आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, उनकी पीछे अवधारणा होती है। ठीक है, तो जैसे चाइना है ना, तो चाइना क्या करते हैं, लोग लार्ज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन लोग जो चाइना वाले, तो इसलिए उनका पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है, कम आता है, इसलिए वो सस्ते में प्रोडक्ट को बेच पाते हैं। तो वो किस पे अपनी मान्यता है, उनका उत्पादन अवधारणा। ठीक है, एक बार फिर से सर बताता हूँ। मास प्रोडक्ट क्या होता है सर? क्या चीज? मास प्रोडक्ट अभी आप बोले। मास प्रोडक्शन, ये मास प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा उत्पादन करने लग जाते हैं। तो उत्पादन अवधारणा में ना यह माना जाता है कि उपभोक्ता उन वस्तुओं को पसंद करते हैं जो ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा और सस्ते होंगे, है ना। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो मैनेजर होते हैं वो मास प्रोडक्शन पे लग जाते हैं। मास प्रोडक्शन में क्या होता है, आपका कॉस्ट कम आता है, चीप कॉस्ट, है ना। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगा, आपका कम आएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ हद तक ठीक है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई सस्ती चीजों को पसंद करे, है ना। ये तो क्या होता है, कुछ ऐसे सेक्शन है जो क्या करते हैं, सस्ती चीजों को पसंद करते हैं, है ना, या फिर जो ज्यादा उपलब्ध होगा वो पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये अवधारणा है वो सभी के लिए उपयुक्त नहीं है ना। क्योंकि कुछ लोग सस्ती को पसंद नहीं करते, सस्ती मतलब जिसमें क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, है ना, ये खराब होगा, तो ये भी क्या होता है, एक मान्यता होती है लोगों की। ठीक है, तो कई लोग महंगे को अच्छा मान के चलते हैं, तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये सक्सेसफुल नहीं है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी सर। हाँ, यस सर। और दूसरा आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इसको बोलेंगे अपन उत्पाद अवधारणा, है ना, उत्पाद अवधारणा। तो उत्पाद अवधारणा में ये माना जाता है कि जो नई प्रोडक्ट आएंगे, है ना, तो इसमें माना जाता है कि जो कस्टमर है, उपभोक्ता है, वो नए प्रोडक्ट को खरीदेंगे और नए प्रोडक्ट को हमेशा वो ट्राई करते हैं, है ना। इसीलिए जो R&D का जो टीम होता है कंपनी का, वो हमेशा नए प्रोडक्ट पे ध्यान फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी मान्यता क्या है कि जो नया प्रोडक्ट होगा वो बेस्ट प्रोडक्ट होगा, है ना।
मतलब कस्टमर हमेशा नए प्रोडक्ट को जो उसमें नए नए फीचर्स आएंगे उसको हमेशा वो एक्सेप्ट करेंगे, उनको पसंद करेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं और हमेशा नए नए फीचर्स नए नए प्रोडक्ट हम हमेशा मार्केट में लॉन्च करते रहते हैं। उनकी अवधारणा क्या होती है कि जो इनोवेटिव प्रोडक्ट होंगे, नए फीचर्स होंगे, उसको कस्टमर हमेशा प्रीफर करेंगे, यहाँ पे ये माना जाता है ना। इसलिए वो हमेशा ज्यादा इनोवेशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि जो नया प्रोडक्ट हो जरूरी नहीं है वो बेहतर हो, है ना। जो नए फंक्शंस आप इंट्रोड्यूस किए हैं तो उसको हर कोई उपयोग करेंगे, वो फेमस हो ये कोई जरूरी नहीं है ना। कई बार लोग उसको चला नहीं पाते हैं, तो अगर आपने बहुत नया चीज दिया है लेकिन लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आप लोग देखे होंगे विंडोज का, है ना, तो जो विंडोज है ना 7 आया है ना, फिर 8 आया तो 7 बहुत सक्सेसफुल रहा, 8 उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, है ना। विस्टा आया है ना, विस्टा भी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। फिर विंडो भी 10 चल रहा है, तो 10 के बाद जो अभी और शायद नहीं आए है ना 10, तो ये ज्यादा सक्सेसफुल है, तो बीच में जो आ रहे हैं वो लोग सक्सेसफुल नहीं है। तो ये तो हमेशा अपना नया फीचर ही बना रहे हैं, इसमें इससे कुछ ज्यादा फीचर ही है लेकिन वो कॉम्पिटिबल नहीं होता है ना, लोग उसको जल्दी समझ नहीं पाते हैं, या फिर जो इनोवेटिव चीजें लोगों को पसंद नहीं आती हैं। तो जो नया चीज है वो जरूरी नहीं कि हमेशा वो लोगों को पसंद आए, है ना, लोग उसको एक्सेप्ट करें। तो ये इसका क्या ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे कस्टमर को क्या चाहिए नहीं देख रहे हैं, है ना, ये बस अपने प्रोडक्ट में उसके फीचर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, ये लोगों को और पसंद आएगा, ये लोगों को और पसंद आ सकता है ना, वो अपने से फीचर्स को ऐड करते जाते हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ना। So this concept assumes that a consumer favor the product that offer most quality, performance और innovative features, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे पसंद आएंगे जिसमें बहुत ज्यादा क्वालिटी होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जो नए फीचर्स होंगे उसमें, है ना। तो इसीलिए जो मैनेजर्स हैं वो नए नए जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में भिड़े रहने लग जाते हैं, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं कि जो इनपुट प्रोडक्ट आएगा वो पहले से अच्छा होगा, लोग उसको पसंद करेंगे, है ना। और कई बार प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो इसीलिए भी क्या होता है वो प्रोडक्ट ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, ठीक। तो ये आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है ना। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मतलब आप हमेशा याद ध्यान रखना, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मतलब हमेशा ये नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, है ना। और यहाँ पे ये माना जाता है कि कस्टमर उन प्रोडक्ट को पसंद करेंगे जो नया होगा, नए फीचर्स होंगे उसमें, है ना, और ज्यादा अच्छी क्वालिटी होंगी। तो ये इसकी मान्यता है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज को फॉलो भी करती है जिसके कारण वो हमेशा नए नए प्रोडक्ट लाते रहते हैं, उसमें नए नए फीचर्स होते हैं, है ना। तो उनकी मान्यता है क्या वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं वो। ये आया समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, इसके बाद आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट है ना, विक्रय अवधारणा। तो यहाँ पे इनका जो मेन कॉन्सेप्ट मेन अवधारणा क्या होती है कि सेल मोर टू मोर पीपल टू मेक मोर प्रॉफिट। सेल मोर टू मोर पीपल टू मेक मोर प्रॉफिट, ज्यादा लोगों को ज्यादा बेचना जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो, है ना। ये इनका मेन कॉन्सेप्ट होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट में, है ना। तो जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, तो यहाँ पे सेलिंग जो सेल्समैन होते हैं ना, उनको इंस्ट्रक्शन होता है कि आप जितने ज्यादा लोगों को जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। वो उनका रिक्वायरमेंट हो चाहे ना हो, दैट डजंट मैटर, है ना। उनको इनका फोकस क्या होता है, हमको ज्यादा बेचना है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका फोकस होता है वो हार्डकोर सेलिंग पे होता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे सेल्समैन होते हैं ना, आपको उसकी जरूरत भी नहीं है ना, तो भी बोलेंगे नहीं आपके लिए बहुत अच्छा है ना, आपको ऐसे कन्विंस करेंगे कि आपको लगता है कि नहीं इसको भी ले लेते हैं, बाद में समझ में आता है कि फॉरवर्ड ले लिए करके, ठीक है। तो ये आपका होता है जो सेल्स वगैरह होता है ना। तो सेल्स में आपको जबरदस्ती ज्यादा प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, है ना, आपको ज्यादा प्रोडक्ट पे ऑफर देते हैं, तो बाद में समझ में आता है कि हमको एक भी काम का नहीं था। तो यहाँ पे जो सेलिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है वो अनसॉर्ट प्रोडक्ट में होता है उपयोग, अनशॉर्ट गुड्स। तो जब हम लोग प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे ना, तो जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मैं बताऊंगा उसमें इस अनशॉर्ट गुड्स के बारे में बताऊंगा। तो अनशॉर्ट गुड्स क्या होता है, जिसको हम खरीदने के बारे में सोचे नहीं रहते हैं, ठीक है, या फिर जिसको हम जनरली खरीदने के लिए सोचते नहीं है,
जो हम लोग निगेटिव डिमांड पढ़े थे ना, निगेटिव डिमांड, तो बस वही चीज होती है जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है लेकिन हम उसको खरीदते नहीं है। तो उस प्रकार के प्रोडक्ट के लिए सेलिंग कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। जैसे इंश्योरेंस जो होता है वो आपको अनसॉल्ड गुड्स में आता है ना। अनसॉल्ड गुड्स मतलब जिसको हम लेने के बारे में सोचते नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका जो इंश्योरेंस एजेंट रहेगा वो आपको बैठाएगा और उसके बारे में पूरा बताएगा, है ना। तो उन लोग क्या करते हैं, ज्यादा लोग को इंश्योरेंस सेल करने का उनका टारगेट रहता है, ठीक है। तो अनसेलिंग सेलिंग कॉन्सेप्ट किस लिए उपयोग होता है, वो अनसॉल्ड गुड्स के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, अग्रेसिव सेलिंग होती है ना। और कई बार लोग रिक्वायरमेंट नहीं है उनको भी अपन बेच देते हैं, ठीक है। तो इससे अगर प्रैक्टिकल मार्केटिंग की अगर बात करते हैं ना, तो सेल्समैन, तो एक अच्छा सेल्समैन वो होता है जो गंजे को कंघी बेच दे, है ना। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। गंजे को कंघी बेच दिया कोई आदमी, मतलब वो बहुत बड़ा सेल्समैन है वो, ठीक है, मतलब वो कुछ भी बेच सकता है। तो यही होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होते हैं कि ज्यादा लोगों को ज्यादा प्रोडक्ट सेल किया जाता है और यहाँ पे हार्डकोर सेलिंग पे ध्यान दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी इसमें कंप्लेन ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं ना, क्योंकि आप लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें, आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको आप बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग कॉन्सेप्ट में हम ये देखते हैं कि लोगों को क्या चाहिए वो नहीं बेचते हैं, हमारे पास क्या है उसको बेचते हैं, ठीक है। तो जैसे सेल्स लगता है तो सेल्स उनके पास में जो पुराना स्टॉक रहता है उसको लोग बेचते हैं, वो आपके रिक्वायरमेंट के लिए हो चाहे ना हो, है ना, वो उनके लिए प्राइमरी फोकस नहीं रहता है, वो उसके हिसाब से बना नहीं होता है ना। तो इसमें क्या होता है, सेलिंग में जो प्रोडक्ट उनके पास होता है वो उसको बेचा जाता है ना कि लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग बेचते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि एक हाई रिस्क भी होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, एक हाई रिस्क होता है, ठीक है। तो हाई रिस्क किसका होता है, हाई रिस्क होता है इफ दे डोंट लाइक, है, और वो पसंद नहीं आता तो मतलब दोबारा नहीं खरीदेंगे, है ना। अगर उनको पसंद नहीं आया तो दोबारा नहीं खरीदेंगे, है ना। इसमें फिर क्या होगा, कंप्लेन ज्यादा आएगा, ठीक है। बेड बेड माउथ ऑफ पब्लिसिटी मिलेगा, ठीक है। लोग जैसे उनको रिक्वायरमेंट नहीं था ना, उनको आप दे दिए हैं तो दोबारा नहीं खरीदेगा, कंप्लेन बढ़ेंगे, है ना, बेड माउथ ऑफ पब्लिसिटी बढ़ेंगी। ये सब क्या होता है, हाई रिस्क होगा, है ना, जिससे आप एक बार तो बेच सकेंगे लेकिन दोबारा आप नहीं बेच पाएंगे। तो ये सब क्या है, इसके ड्रॉबैक हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट के। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? यस जी सर। सर। हाँ। Yes, sir. इसको आता है अपना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हम लोग डे फर्स्ट में देखे थे, तो यहाँ पे हम सामने वाले की आवश्यकताओं को पहले पूछते हैं, है ना, और उनकी आवश्यकताओं को पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, देन उसके बाद प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये होता है आपका मार्केटिंग होता है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका कस्टमर सेंटर्ड होता है ये कस्टमर सेंटर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट होते हैं उनको फुलफिल की जाती है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, उस एग्जांपल में कि अगर आपकी पसंद की चीज को आपसे पूछ के बनाया जाए, है ना, तो आप जब उसको कंज्यूम करेंगे तो आप उस समय बहुत ज्यादा खुश होंगे और सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। तो वैसे इसमें क्या होता है, मार्केट रिसर्च के थ्रू पहले कस्टमर्स की नीड एंड वांट को पता लगाया जाता है और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसको एडवर्टाइजमेंट या पब्लिक रिलेशन के थ्रू उनको कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। तो ये होता है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें कस्टमर की जो इच्छाएं होती हैं, नीड्स एंड वांट्स होती हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उनको फुलफिल करने के लिए कंपनी काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट और सर्विसेज डिजाइन किए जाते हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है ना। इससे पहले तक का जो कॉन्सेप्ट है, इन लोग इसमें कस्टमर की नीड को इन लोग ध्यान नहीं रखते हैं, है ना, वो लोग अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बेचते हैं, ठीक है। तो इसका एक ड्रॉबैक ये है, मैं पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ, है ना, ये तीनों कॉन्सेप्ट में ड्रॉबैक क्या है। वो ड्रॉबैक इसमें नहीं है क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्रोडक्ट को बनाते हैं और उनको डिलीवर करते हैं, ठीक है। ये आपका कस्टमर सेंटर्ड होता है। और सेलर वाला क्या होता है, आपका सेलर सेंटर्ड होता है ना। तो
मार्केटिंग का तो डेफिनेशन वगैरह बताया भी था। तो इसमें क्या होता है कि जो मार्केटिंग में कस्टमर को जो इच्छाएं होती है उनको ध्यान में रखा जाता है और अपने कॉम्पिटिटर होती हैं ना उनसे वो आगे निकल जाते हैं कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में। तो इसका एक डेफिनेशन भी है। इस अवधारणा में संगठन अपना लक्ष्य अपने प्रतिस्पर्धी से प्रभावी तरीके से प्राप्त करता है, जो कि चयनित लक्षित बाजार में उत्कृष्ट ग्राहक कीमत का निर्माण, वितरण और संप्रेषण किया जाता है या उपभोक्ता केंद्रित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी जो कॉम्पिटिटर होती हैं है ना, उनसे बेस्ट सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका टारगेट सेगमेंट होता है ना, तो उस टारगेट सेगमेंट की जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं उनको बेस्ट प्राइस पे बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये इसमें आपको जो कस्टमर्स हैं है ना, कस्टमर या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे नीड ऑफ बायर, इसको ध्यान में रखा जाता है ना। और कई बार दोनों में डिफरेंस भी पूछते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये नीड ऑफ सेलर होता है, ये नीड ऑफ सेलर को ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे नीड ऑफ बायर को ध्यान रखा जाता है। ये सेलर सेंटर्ड होता है, ये कस्टमर सेंटर्ड होता है। ठीक है, और इसमें जो मार्केटिंग में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा कर लाभ कमाना होता है ना। ये अर्निंग द प्रॉफिट आफ्टर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर। यहाँ पे ग्राहक की आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाता है, फिर प्रॉफिट अर्न किए जाते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे केवल प्रॉफिट अर्निंग ही प्राइमरी मोटिव होता है सेलिंग में। ठीक है, तो सेलिंग और मार्केटिंग है ना, कभी कभी इसमें डिफरेंस पूछते हैं, आप इंटरव्यू में वो जाएंगे तो आपको पूछेंगे, तो हमें सिर्फ इसको याद बताएं कि नीड ऑफ सेलर होता है, सेलर की नीड को फुलफिल करते हैं, ये कस्टमर की नीड को फुलफिल करते हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, सॉरी ये नीचे वाले में प्रॉफिट विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, यहाँ पे केवल प्रॉफिट ऑफ सेलर होता है। ठीक है, तो ये बेसिक इसमें डिफरेंसेस हैं। इसके बाद एक और है, वो आपका होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये चारों चीज समझ में आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, यस सर। पूनम जी आपको आया समझ में? यस सर। हाँ, अब चौथा देखते हैं, होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, पूर्ण विपणन अवधारणा। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो कस्टमर्स हैं है ना, कस्टमर हैं और जो हमारी एक कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं, सोसाइटी होती है ना, तो इन सब चीज को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है एवरीथिंग इज मैटर इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में सभी चीज को ध्यान रखा जाता है, और ये क्या ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव होता है ये। तो ये क्या करती है, कंपनी अपने सप्लायर के बारे में भी सोचती हैं, अपने एम्प्लॉय के बारे में भी सोचती हैं है ना, और अपने ग्राहक के बारे में भी सोचते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में सोचते हैं। मतलब एक जो प्रोसेस है आपका, जो प्रोडक्ट बन रहा है वहां से लेके आपका जो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, इसमें जितने भी पार्टीज होते हैं है ना, तो सभी की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए है ना। अगर कोई भी एक पार्टी क्या होगा, डिससेटिस्फाई होगा, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है वो आपका पूरे प्रोसेस पे पड़ेगा। ठीक है, तो सभी व्यक्ति क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए है ना, ये इसका क्या है, मेन थीम होता है। इसका एक बड़ा सा डायग्राम है।
होलिस्टिक मार्केटिंग, तो ये भी ना एग्जाम में पूछा जाता है ना, होलिस्टिक मार्केटिंग के कंपोनेंट्स कौन कौन है। इसके 4 कंपोनेंट है, ठीक है। होता है इंटरनल मार्केटिंग, है ना, आंतरिक विपणन लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, और रिलेशनशिप मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, और होता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग ना, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, होलिस्टिक मार्केटिंग कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो ये 4 इसके कंपोनेंट हैं, ठीक है। इसमें 3 आपके ऑप्शन में रहेंगे, चौथा जो रहेगा ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके अलग अलग पार्ट भी होते हैं इंटरनल मार्केटिंग के। तो इसे इंटरनल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, तो इंटरनल मार्केटिंग में आएगा आपका एम्प्लॉइज। तो हमारे जो एक कंपनी का जो एम्प्लॉइज हैं उनके भी नीड फुलफिल होना चाहिए, उनको प्रॉपर सैलरी मिलना चाहिए ना, उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए ना। तो एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय होगा वही क्या बनाएगा, एक कस्टमर्स को प्रोडक्ट अच्छा देगा और उनको प्रॉपर सर्विस देगा, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन है ना, ये भी बहुत मैटर करता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ना, जो आपका मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं, है ना, तो इनको भी पूरा इनकी नीड्स को पूरा ध्यान रखना चाहिए कंपनी को, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट इनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनता है, ये रिसर्च करते हैं ना, मार्केट रिसर्च करते हैं और उनको कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं लोग। और इसके अलावा जो अदर डिपार्टमेंट है, अदर डिपार्टमेंट इन कंपनी, तो अदर डिपार्टमेंट में क्या क्या होंगे, आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, एचआर डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, है ना। तो सभी कहीं ना कहीं कंपनी से जुड़े हुए होते हैं ना। सब अगर सेटिस्फाइड होंगे तो वो क्या करेंगे, कस्टमर के लिए अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे और कस्टमर सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो इन सभी की आवश्यकताओं को प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, आपके इंटरनल मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, है ना, जो कस्टमर और कंपनी को जोड़ के रखता है। इसमें आएगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक तो रॉ मटेरियल को कंपनी तक पहुंचाता है, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, जो फिनिश गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाता है। तो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ध्यान में रखना है ना। और एक होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है, यही आपका क्या है, कंपनी और ग्राहक के बीच में लिंक बनाता है, ठीक है। तो वो आपका कस्टमर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड देन कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, है ना। तो कंपनी कैसे कम्युनिकेट करती है, थ्रू द एडवर्टाइजमेंट कम्युनिकेट करती है, पब्लिक रिलेशन के थ्रू कम्युनिकेट करती है। तो कम्युनिकेशन का ना क्लियर होना चाहिए, है ना, उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज उनकी क्या है, क्या उनको ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप में क्या होता है कि हमको एक कंपनी को सबके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, है ना, विद द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। तो गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन का मेंटेन होगा तब उनको सारे टैक्स उनको पटाए जाएंगे, है ना, उनके सारे लॉ को फुलफिल किए जाएंगे, तब उनके साथ वो लोग अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं, ठीक है। कस्टमर है ना, कस्टमर के साथ में अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए कंपनी को, है ना, उनके सारे जो ग्रीवेंसेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, है ना, उनको टाइमली क्लियर करना चाहिए, ठीक है। ग्रीवेंसेस क्या होता है, मैं क्या बोलते हैं, एचआर जब पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा, है ना, ग्रीवेंसेस क्या होती हैं। ग्रीवेंसेस मतलब क्या होता है, कंपनी का एक डिससेटिस्फेक्शन होता है और टुवर्ड्स दी कंपनी एंड कंपनीज पॉलिसी। तो कंपनी की पॉलिसी और कंपनी के जो नियम होते हैं उसके लिए कर्मचारी के मन में जो कुछ बोल सकते हैं
एक अवरुद्ध होता है ना, या फिर बोल सकते हैं कि एक डिससेटिस्फेक्शन होता है, उसी को ग्रीवेंसेस बोलते हैं, है ना। तो कस्टमर का भी ये हो सकता है, तो कस्टमर के जो ग्रीवेंसेस हैं, कंप्लेन है, उसको कंपनी को टाइमली इसको फुलफिल करना चाहिए। इनके जो फाइनेंसर हैं, है ना, फाइनेंशियल जिन्होंने फाइनेंस दिया है, तो इनके जो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, जो बैंक हो सकते हैं, उनको टाइमली क्या करना चाहिए, उनका जो लोन है वो पेमेंट करना चाहिए। आवाज आ रही कि नहीं आ रही प्रॉपर? आ हाँ रही है सर, आ सर। रही है। हाँ, क्योंकि बाहर आज हम पानी गिर रहा है भाई, ठीक है, तो मुझे लगा कहीं डिस्टर्बेंस थोड़ी है। तो जो फाइनेंसर होते हैं ना, जिसने जो हमको फाइनेंस दिया, हमको पैसे दिए, जिसके बदले हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको भी उनको प्रॉपर रिटर्न उनको मिलना चाहिए, ठीक है। और जो सप्लायर है, वो सप्लायर, तो सप्लायर है ना, तो सप्लायर को भी टाइमली उसको पेमेंट को मिलना चाहिए और प्रॉपर उनको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, जिससे वो भी क्या रहेगा, वो आदमी भी खुश रहेगा, ठीक। परफॉर्मेंस ना, अब देखते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है कि है ना, तो सेल्स है, तो सेल्स प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इसी के लिए ये सारा एक्टिविटी हो रहा है। तो सेल्स और रेवेन्यू में प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए ना, विक्रय और रेवेन्यू। ब्रांड इक्विटी, तो ब्रांड इक्विटी में भी क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, है ना। लोगों का जो ट्रस्ट है ना, वो कंपनी ऊपर ज्यादा बढ़ना चाहिए, है। तो ब्रांड, जब ब्रांडिंग अपन पढ़ेंगे तो ब्रांड इक्विटी हम लोग अलग से देखेंगे, तो ब्रांड इक्विटी में इनहेंस होना चाहिए ना, बस आप ये आप लोग इतना समझिए। इथिक्स है ना, तो जब हम सेल कर रहे हैं, तो सेल के समय हमको इथिकल कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना चाहिए, है ना। कस्टमर को चीट नहीं करना चाहिए, मतलब जो अपने प्रोडक्ट में किसी प्रकार मिलावट नहीं करना चाहिए, तो अपने इथिकल चीजों को ध्यान में रखना चाहिए ड्यूरिंग द सेल्स, है ना। जब हम लोग को सेल्स कर रहे हैं तो उनको सही चीज को देना चाहिए, ठीक है। एंड देन सोसाइटी, ठीक है, तो सोसाइटी का भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, है ना। सोसाइटी को किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो, ऐसा नहीं कि कंपनी बस प्रॉफिट अर्न करे और सोसाइटी को उससे कुछ ना दे। तो जो इसके लिए CSR एक्टिविटीज भी होती है ना, तो वो सब सोसाइटी के लिए किया जाना चाहिए, जिससे सोसाइटी भी हैप्पी रहे। एनवायरमेंट, ठीक है, तो एनवायरमेंट का भी कंपनी को ध्यान रखना चाहिए। इसका जो पैकेजिंग है ना, ऐसा होना चाहिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, इनके प्रोडक्ट किसी प्रकार के एनवायरमेंट को प्रदूषित ना करे, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। तो कंपनी का ये मतलब ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस उसका एनवायरमेंट में किसी प्रकार का अफेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना, या फिर उसके कंजम्पशन में एनवायरमेंट अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सब करके परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आते हैं। तो आजकल एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट आपको परफॉर्मेंस एलिमेंट के अंतर्गत आता है ना। तो ये एक बार इससे भी क्वेश्चन बन चुका है, तो इसकी इसको भी आप ध्यान रखिएगा ना, कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछे होलिस्टिक मार्केटिंग के कंपोनेंट कौन कौन से, 4 कंपोनेंट्स हैं, और उसके बाद और क्वेश्चन पूछा है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कौन से नहीं है। बहुत ठीक, तो यह समझ में, तो इनके बस इसके 4 वाक्य कौन से इसको याद रखिएगा, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ रही हैं इसको आप याद रखिएगा, है ना। तो ये ऐसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। सर इसके तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं ना, जैसे आप अभी परफॉर्मेंस मार्केटिंग का लिखवाए हैं 5-6, इसके हाँ, अलावा भी कुछ कुछ हो सकते हैं ना सर, जो एक्चुअली ना, जो एग्जाम में। उसमें ना ये सब चीजें बस लिखी हुई है ना। जो इसका जो स्टैंडर्ड बुक है फिलिप कोटलर है ना, तो उसमें जो लिखे हैं ना, अपन उसी को ही मान के चलते हैं, उसी को ही आप दावपत्ती करने की यूज कर सकते हैं। अच्छा तो ठीक है आप लोग सर, को तो जो ये मटेरियल बुक बताया से जा रहा है जब ना, इतना। मतलब स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं ये, ठीक है। जी जी हाँ, जी जब सर। बाद में आपको दावपत्ती करना रहेगा ना, इसके सोर्स कहाँ कहाँ से ना, वो भी मैं आपको दे दूंगा, है ना। अगर इसमें से आंसर नहीं लेते हैं तो फिर आप लोग को पूरा बुक दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। इसमें एक लीगल करके भी आता है, लीगल भी है ना, लीगल भी इसका पार्ट है। कम्युनिटी भी है क्या इसके अंदर? क्या चीज? कम्युनिटी कम्युनिटी है कम्युनिटी ना, कम्युनिटी, ये सोसाइटी है ना, उसी में भी कम्युनिटी है, इसको क्या है, अच्छा दोनों। सोसाइटी। हाँ, ये सोसाइटी है, इसी को कम्युनिटी ना, या फिर कम्युनिटी कर सकते हैं इसको, है ना। ये सोसाइटी कम्युनिटी है।
ठीक है, इसको मिटा दूं? जी सर। हाँ, तो बेसिकली इसके ना 5 ही फिलॉसफी है इसमें, ठीक है, 5 फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग। तो इसमें जो शुरू के 3 हैं, है ना, जो शुरू के जो 3 हमारे हैं, पहला कौन सा है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, और तीसरा है सेल्स। तो जो कंपनियां ये तीनों कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, है ना, आने वाले समय में उनको मार्केटिंग मायोपिया का शिकार होना पड़ता है उनको। मार्केटिंग मायोपिया कॉन्सेप्ट है ये, मार्केटिंग मायोपिया, ठीक है। तो मार्केटिंग मायोपिया क्या हो, इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था, गिवन बाय थियोडर लेविट, है ना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इस कॉन्सेप्ट कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन, प्रोडक्ट और सेल्स कॉन्सेप्ट, है ना, तो ये कस्टमर सेंटर्ड नहीं है ये। तो जो इन तीनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं वो आने वाले भविष्य में इनका जो व्यापार है वो बंद हो सकता है ना, क्योंकि ये कस्टमर की नीड को ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन वाले क्या करते हैं, बस ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, उनको लगता है सस्ती चीजें लोगों को अच्छी लगेंगी, और ये वाले क्या करते हैं, इनोवेशन में भिड़े रहते हैं ना, ज्यादा नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो लोग उसको पसंद करेंगे। सेल्स वाले बस अपना प्रॉफिट बनाने में लगे रहते हैं, ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा हमको प्रॉफिट होगा, कस्टमर के लोग ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। तो ये क्या बोलते हैं मार्केटिंग मायोपिया में, जो इन तीनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में मतलब इन तीनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रख के जो बिजनेस करते हैं, आने वाले समय में क्या होगा, निकट भविष्य में उनका व्यापार बंद हो जाएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मायोपिया। तो मायोपिया मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है, जिसको दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, भविष्य को स्पष्ट नहीं देखते हैं ये, है ना, और अपने वर्तमान में रहते हैं, है ना, करंट प्रॉफिट को देखते हैं और भविष्य की चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो इनमें क्या होती है, फोरसाइटनेस की कमी होती है ना, दूरदृष्टता की इसमें कमी होती है। तो जिन लोगों को सर, हाँ सर जब निकट दृष्टि दोष बोल रहे हैं सर, तो फिर दूर दृष्टि कैसे होगा सर? नाम तो निकट है तो पास वाला दृष्टि होगा ना सर, नहीं देख पाते इसको। आप चश्मा पहनते हैं? नहीं सर, नहीं। इसलिए नहीं पता है। कौन है चश्मा वाला, बताओ इसमें कौन पहनता है चश्मा? ठीक है, तो देखो इसमें जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, जिनको दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखती उसको ना निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, और जिनको ना पास की चीजें स्पष्ट नहीं दिखती हैं उनको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा उल्टा होता है ये, ठीक है। इसका मतलब निकट दृष्टि दोष मतलब ना उसको निकट की चीजें स्पष्ट दिखती हैं, दूर की चीजें अस्पष्ट दिखती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा अपोजिट रहता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है सुमन जी? यस सर, यस सर। हाँ, है ना, वो 7-8 के साइंस में है ये चीजें, निकट दृष्टि दोष, निकट दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पे क्या होता है, दूरदृष्टता की कमी होती है ना, लैक ऑफ फोरसाइटनेस होती है यहाँ पे, लैक ऑफ फोरसाइटनेस। मतलब यहाँ पे क्या होती है कि जो ये तीनों कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं उनमें लैक ऑफ फोरसाइटनेस होती है, और नियर फ्यूचर में इनका जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है, बंद हो सकता है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को इसी को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मायोपिया बोलते हैं। इसको थियोडर लेविट ने दिया था, ठीक है। तो ये लोग क्या करें, इसमें दूरदृष्टता की कमी होती है, मतलब दूर की चीजों को लोग देख नहीं पाते, क्योंकि जो कस्टमर की नीड के साथ चलेंगे, फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ चलेंगे, कोई दूर की चीजों को देख सकते हैं, है ना। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, केवल अपना करेंट का देखते हैं, फ्यूचर का देखते नहीं है ना। तो इसलिए इनमें दूरदृष्टता की कमी होती है, और इस प्रकार इस कॉन्सेप्ट को जो फॉलो करके जो बिजनेस करते हैं और निकट भविष्य में उनका बिजनेस बंद हो सकता है ना। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मायोपिया बोलते हैं। समझ में आया? बस इतने कॉन्सेप्ट है ये, है ना। तो इसमें एक थ्योरी भी है, डेफिनेशन भी, कंपनीज दैट फॉलो द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट इनोवेटिवली बिकम्स मायोपिक और शॉर्ट साइटेडनेस एंड एंड अप लूजिंग देयर बिजनेस। तो जो कंपनियां उत्पाद अवधारणा और विक्रय अवधारणा का पालन करते हैं, है ना, तो वह सतह ही उनमें दूरदृष्टि की कमी होती है और वो अपना व्यापार को खो बैठते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका मार्केटिंग मायोपिया।
ठीक, तो मार्केटिंग मायोपिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए, है ना, कंपनी को मार्केटिंग रिसर्च करना चाहिए, कस्टमर की नीड को ध्यान रखना चाहिए, है ना, नए टेक्नोलॉजी के साथ उनको चलना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज को जो फॉलो करेंगे उनमें मार्केटिंग में जो मायोपिया का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। हाँ, जी सर जी। है ना। तो मार्केटिंग मायोपिया मतलब जो इस तीनों यस सर, आ गया। उनमें वो मतलब भविष्य की दृष्टि में दूरदृष्टि से कमी होती है उनमें, है ना, वो आने वाले समय उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को मार्केटिंग मायोपिया बोलते हैं, इसको डेविड ने दिया है। ठीक, फिर आज का कक्षा समापन करें। सर जी सर जी। तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा आप लोग। हाँ सर। ठीक।